Today in this video, I'm going to share some kitchen tips and hacks for the beginners. Beginners as in those who are just trying to start their new homemaking journey. So I thought, why not to share some kitchen hacks and tricks which I have learned over these 10 years of being married from my mothers and from my elders. Namaste, I'm Priyanka and once again welcome back to my channel. रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था कि क्लिंग रैप्स की ओपनिंग्स को फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। आई कम्प्लीटली अग्री और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि मेरे लिए भी इस ओपनिंग को ओपन करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो जब भी आप क्लिंग रैप किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए यूज़ करें तो मेक श्योर करिए कि आप इसमें सिजर्स यूज़ ना करें। सिजर्स की वजह से अनइवन कट लग जाता है, तो सिजर की जगह हमेशा नाइफ की हेल्प से इस तरीके से स्ट्रेटफुली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और आप देखिए कितना ईजिली ये कट हो जाएगा और वो भी एकदम स्ट्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्लिंग रैप को हमेशा फ्रीजर में स्टोर करें। इसे किसी भी किचन कैबिनेट में एल्यूमिनियम या फिर किसी और रैपिंग पेपर के साथ ना स्टोर करें। जब इसे हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्लास्टिक शीट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और थोड़ा सा स्टिकी भी कम रहता है रोल के ऊपर, और आप देखें उसकी वजह से इसे ओपन करना कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्लिंग रैप रख रहे हो तो फ्रीजर में ज़रूर रखें और कट करने के लिए नाइफ का यूज़ करें। एंड आई होप कि ये टिप आप सबके लिए थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर रही होगी। घी हमारे इंडियन किचन का एक एसेंशियल पार्ट है और इसे अच्छे से स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मेक श्योर करिए कि घी आप हमेशा इस तरीके के ब्रॉड माउथ वाले स्टील कंटेनर्स में ही स्टोर कर रहे हो और मेक श्योर करिए कि काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हो। घी को कभी भी प्लास्टिक या फिर ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करके ना रखें। जब घी थोड़ा सा बचता है और वो प्लास्टिक कंटेनर के बॉटम में जाके स्टिक हो जाएगा तो उसे आप गैस स्टोव के ऊपर रख के घी को मेल्ट नहीं कर सकते हैं। सेम चीज़ ग्लास कंटेनर्स के साथ भी है और सारे ही प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर्स माइक्रोवेव सेफ भी नहीं होते हैं। रेगुलर यूज़ के लिए कोशिश करिए कि आप इस तरीके की एक छोटी सी घीदानी यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, स्टील कंटेनर्स का एक सबसे अच्छा फ़ायदा, जब बॉटम में घी स्टिक हो जाता है तो आप उसे गैस स्टोव के ऊपर रख के हीट करके जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे निकाल के इस बर्तन को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो जब भी घी को आप स्टोर करते हैं और घी पैकेट में अगर घी रह जाए तो उसे इस तरीके से निकालने की जगह आप जो पैकेट में बचा हुआ घी है उसे फ्रीज़र में रख दें। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको घी चाहिए हो बस फ्रीज़र में से निकालिए। घी जो है वो प्लास्टिक पैकेट के सरफेस में आकर के चिपक जाता है, जिसकी वजह से घी को निकालना भी ईजी हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की एक और एडिशनल टिप। किचन अप्लायंसेस के साथ में आते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स एंड वारंटी कार्ड, और इन चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है ताकि जब हम इन्हें रेफ़र करना चाहें ये हमें टाइम पे मिल पाएँ। तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके का एक फाइल फोल्डर स्टेशनरी शॉप से परचेज कर सकते हैं। और अगर इस हैक के बाद में आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स और वारंटी कार्ड्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वारंटी कार्ड की डेट चेक कर लें और जो भी अप्लायंसेस अब आपके पास नहीं हैं उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स को हटा दीजिए, जिसकी वजह से थोड़ी सी डीक्लटरिंग भी हो जाएगी। अब किसी भी ओवरहेड कैबिनेट के डोर पर आप इसे स्टिक कर दें। उसके लिए आप डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं, बट जब बहुत सारे मैनुअल्स आप इसमें रख देंगे तो वेट की वजह से ये फोल्डर बाहर आ सकता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए मैंने 4 कॉर्नर्स पर ये जो फर्नीचर स्टेपल होता है उसकी हेल्प से इसे स्टेपल कर दिया ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। एंड देन सारे के सारे मैनुअल्स और वारंटी कार्ड को आप यहाँ पर स्टोर और ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ईजी भी है, जब भी आपको यूज़ करना हो बस डोर को ओपन करिए, मैनुअल निकालिए और चेक करिए एंड वापस इसे रख दीजिए। होम मेकर्स का मतलब क्या सिर्फ घर को सजाना और संवारना है? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से हम ऑफिस या फिर स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, भले ही हमें घर के काम ही करने हो, अगर हम अपनी स्किन की थोड़ी सी केयर करेंगे, अच्छे से रेडी होंगे तो थ्रू आउट द डे हमें और भी ज़्यादा फ्रेश फील होगा। तो मॉर्निंग में मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश। इसके अंदर है हनी एंड मलाई। हनी हेल्प करता है स्किन को नरिश करने में और मलाई एकदम हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है। सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ और फेस वॉश करने के बाद में मैं अप्लाई करती हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। अगेन इसके अंदर भी हनी एंड मलाई है जो कि बहुत ज़्यादा स्किन को नरिश करने में हेल्प करते हैं। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और फटाफट स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट गिव्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। All product of Mama Earth are free from any harmful chemical and they're all natural. You can use my code which is DECOR2023 to get an extra 20% off at mamaearth.in. Mama Earth has recently launched its apps for the users to get an early access and discount. मामा अर्थ के ऑफलाइन स्टोर्स भी अवेलेबल हैं, तो रिसेंटली अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
जब भी हम हरी मिर्च कट करते हैं तो हमारे हाथ में एक बर्निंग सेंसेशन आ जाता है और अगर हम फेस टच कर दें तो हमारे फेस में भी प्रॉब्लम लगने लगती है। तो जब भी आपको हरी मिर्च छोटे छोटे पीसेस में कट करनी हो तो आप एक सिजर का यूज करिए। अब आपको सिजर्स वही चूज करने हैं जिसके ब्लेड्स थोड़े से बड़े और हैवी हों और हैंडल भी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर हैंडल बड़ा होगा तो आप इसे ईजिली विदाउट एनी पेन कट कर पाएंगे। ये तो हुए जब हमें हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करना हो। अगर आपको हरी मिर्च कुछ इस तरीके से स्लिट में कट करनी हो तो हाथ में मिर्च तो लगेगी ही लगेगी। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आपको बस उसे अच्छी तरीके से हैंड में रब करना है जैसे कि आप लोशन लगा रहे हो। जब आप एक बार अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लें तो अब जो एक लेयर आ गई है आपके हैंड के ऊपर ऑयल की, उसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होगा और बाद में आप इसे अच्छी तरीके से सोप से क्लीन कर लें और हैंड्स को ड्राई कर लें। किचन के अंदर करेक्ट नाइफ एंड पीलर्स को चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप किचन में सेफली और फटाफट आपके किचन के जो भी काम है उन्हें फिनिश कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ नाइफ एंड पीलर्स जिन्हें मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। शुरू करते हैं इस फर्स्ट लॉन्ग नाइफ के साथ में, जिसमें एक अच्छा ग्रिप आता है और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी इसका हैंडल है, जिसकी हेल्प से बड़े वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्कमेलन, इन्हें हम कट कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के नाइफ़ होना किचन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप डेली बेसिस पे टोमेटो, पोटैटोज़ या छोटे वेजिटेबल्स को कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पीलर्स आप इस तरीके के और इस तरीके के पीलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अभी हमारा लेटेस्ट किचन एसेंशियल वीडियो को चेक करके। और एक अच्छा पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से आप इमरजेंसी में कोरिएंडर या चिलीज़ को भी चॉप कर सकते हैं। अब नाइफ़ परमानेंटली शार्प तो नहीं रह सकते हैं, तो उसे शार्प करने के लिए एक नाइफ़ शार्पनर भी घर में होना ज़रूरी है। तो ये है एक 3 स्टेज नाइफ़ शार्पनिंग सिस्टम, जिसमें कि 3 स्लॉट्स आते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट में आपको कुछ इस तरीके से नाइफ़ को एक ही डायरेक्शन में पास करवाना है, उसके बाद में सेकेंड में और लास्ट में थर्ड में। इसकी हेल्प से आप नाइफ़ को मेनटेन रख सकते हैं। अगर आप घर में मार्केट जैसा कैपेचिनो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मिल्क को अच्छे से फ्रॉथ करना ज़रूरी है। और अगर मिल्क फ्रॉथ आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो कोई भी एक टम्बलर ले लें, उसे कवर कर दें लिड लगा के। अब बस आपको इसको शेक करना है विग्रेसली फॉर अराउंड 1 और 2 मिनट। और जब आप इसका लिड ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा फ्रॉथिंग मिल्क के ऊपर हो जाएगा। अब इसे आप बाद में माइक्रोवेव कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो आप इसे पहले भी माइक्रोवेव करके उसके बाद में टम्बलर में डाल करके फ्रॉथ कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस आपको फॉलो करना हो। एक और कमेंट मुझे आया था कि जब भी हम राइस कुक करते हैं तो राइस हमारा या तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है या फिर वो जल जाता है। तो आई थिंक वो भी कोई नए होम मेकर ही होंगे। तो जब भी आप राइस कुक कर रहे हो तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही आप राइस लीजिए और फिर उसे अच्छी तरीके से आपको क्लीन करना है। जब एक बार वो क्लीन हो जाए तो इसमें आप डालिए ड्रिंकिंग वाटर और मेजर करने के लिए आपको यूज़ करना है आपका इंडेक्स फिंगर। जो नकल है, फर्स्ट नकल है, उसके जस्ट हाफ आपको लेना है और इस तरीके से थंब को प्लेस कर दीजिए। फिंगर को आपको रखना है राइस की टॉप लेयर पर, नीचे नहीं टॉप पर, और पानी ऐड करिए जब तक कि आपका जो थंब है वो पानी को टच ना करने लगे। और बस कुक करिए, 1 से 1.5 सीटी इसमें लगाइए और फिर आप देखिए कि आपका जो राइस है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रहेगा। अगर आप गार्लिक को ईजिली पील करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप गार्लिक परचेज करते हैं तो इस तरीके से बड़े क्लोव वाला गार्लिक ही घर लाएं। इसका ड्राई स्किन अच्छे से रिमूव कर दें। सेंटर पर आपको जो टेल दिख रही है उसे होल्ड करके गार्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि इसके क्लोव्स बड़े हैं तो एक एक क्लोव को विदाउट एनी प्रेशर आप बहुत ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। अब इसे पील करने के लिए गार्लिक को होल्ड करिए और टॉप से आपको कुछ इस तरीके से बॉटम की तरफ कट लगाना है और एक सेम कट आपको बॉटम से टॉप की तरफ लगाना है। जैसे ही आप कट लगाते हैं सेंटर से ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा, जिसे आप बहुत ईजिली नेल्स की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपका क्लोव छोटे होते हैं कुछ इस तरीके से तो उसे होल्ड करना भी डिफिकल्ट हो जाता है और एक एक गार्लिक को पील करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। बड़े गार्लिक के साथ में आप इजीली इन गार्लिक्स को पील कर सकते हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अब हर घर में आइसक्रीम मिलेगी, लेकिन अगर ब्रिक बहुत ज़्यादा फ्रीज्ड हो तो उस पैकेट को ओपन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए पैकेट ना ओपन करें। जितने पोर्शन में आपको ब्रिक को कट करना है बस इस तरीके से डायरेक्टली पैकेट के ऊपर नाइफ की हेल्प से उसे कट कर दीजिए। जिस भी साइज में आपको कट करना है अपने हिसाब से उसे कट कर लें और जो पैकेट होगा जब भी आप उसे बोल में सर्व कर रहे हो तो बस इस तरीके से अनरैप कर दीजिए।
सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, खुद को रिलैक्स और पैम्पर फील करवाना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने सेटअप किया है एक कोजी सा कॉफ़ी स्टेशन विद द हेल्प ऑफ दिस मैनुअल अगारो एक्सप्रेसो कॉफ़ी मेकर। बैक साइड में आता है ये वाटर टैंक, जिसके हैंडल को ऊपर की तरफ पुल करके रिमूव करके इसमें हम वाटर फिल कर सकते हैं अप टू द मैक्स लेवल। नीचे के साइड में एक सिलिकॉन रबर लगी हुई आती है जिसे आपको रिमूव करना है, तभी आप इस मशीन को स्टार्ट कर पाएंगे। वाटर टैंक को मशीन के बैक साइड में फिक्स कर दीजिए और ये है ड्रिप प्लेट एंड ड्रिप ट्रे, जिसे आप रिमूव कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। अब ये है फिल्टर, यानी इसके अंदर आपको ग्राउंड कॉफ़ी पाउडर डाल करके कॉफ़ी बना सकते हैं। ग्रूव में फिक्स करिए और इसे लेफ्ट से राइट साइड में रोटेट कर दीजिए। मशीन को ऑन करते ही फ्रंट के बटन्स ब्लिंक होंगे। जब ये बटन कुछ इस तरीके से ब्लिंक होना बंद हो जाए, तो जब भी आप दिन में पहली बार कॉफ़ी बना रहे हों तो मशीन को फॉर अराउंड 5 मिनट्स प्रीहीट करें। इस नॉब को आपको लेफ्ट साइड में फिक्स करना है और फिर किसी भी बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप मैनुअल बटन को प्रेस करते हैं तो मशीन को आप मैन्युअली अपने हिसाब से जितनी भी देर प्रीहीटिंग करना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। वापस जब भी आपको वाटर को स्टॉप करना हो तो वापस किसी भी बटन को प्रेस कर दें। अब इसमें मैश फिल्टर को निकालूंगी और इसमें हम डालने वाले हैं ग्राउंड कॉफ़ी पाउडर, यानी कि आपको इसमें कॉफ़ी पाउडर डालना है। इस लेवलर के साथ में पीछे बैक साइड में लेवल करने के लिए आता है, जिससे आप इसे बहुत ईजिली लेवल कर सकते हैं और फिर वापस से इसे ग्रुप में फिक्स करके आपको लेफ्ट से राइट साइड की तरफ रोटेट करना है। ग्लास लगा दीजिए नीचे। अगेन वापस से इस नॉब को लेफ्ट में शिफ्ट करिए, किसी भी बटन को प्रेस करिए। अगर आप शॉट 1 और 2 करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही इसमें से एक्सप्रेसो बाहर आएगी और आपकी एक्सप्रेसो एकदम रेडी है। कैपेचिनो बनाने के लिए आपको मिल्क फ्रॉथ करना है। फ्रॉथिंग के लिए इस बटन को आप राइट साइड में डालेंगे और जो मिल्क का ग्लास है उसे आपको रोटेट करना है, तभी जो आपका मिल्क है वो प्रॉपर फ्रॉथ हो पाएगा। जब एक बार मिल्क अच्छे से फ्रॉथ हो जाए तो इसमें ऐड करिए कैपेचिनो एंड शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और आपकी जो कैपेचिनो है वो एकदम रेडी है। बहुत ही छोटी सी मशीन है, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। सो फॉर परफेक्ट एक्सप्रेसो यू नीड परफेक्ट मशीन विद 20 bars at brewing pressure which deliver 9 to 9.5 brew head pressure, give perfect crema. एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमने नॉन स्टिक को रिप्लेस किया है स्टील और कास्ट आयरन के साथ में, बट मुझे बार बार पूछा जाता है कि इसमें खाना स्टिक होता है। तो आप जैसे ही गैस का फ्लेम ऑन करते हैं तो आप इसमें तेल ना डालें। आप इस पैन को फॉर अराउंड 1 मिनट के लिए गर्म होने दें और देखें कि जब इसमें गर्म आंच आने लग जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर के ड्रॉप्स डालिए और अगर पानी इसमें से इवापोरेट होता है मतलब अभी आपका पैन रेडी नहीं है। थोड़ी देर बाद इसमें आप फिर से कुछ ड्रॉप्स डालिए। अगर ड्रॉप्स कुछ इस तरीके से मर्क्यूरी बॉल की तरह पैन के ऊपर आकर के मूव होती हैं और वो इवापोरेट नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो पैन है वो खाना बनाने के लिए एकदम रेडी है। आप किसी भी कपड़े की हेल्प से इस वाटर ड्रॉप्स को हटा दीजिए और इसके बाद में इसका जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा सिम करिए, वेट करिए फॉर हाफ मिनट और उसके बाद में इसमें ऑयल ऐड करके खाना बना सकते हैं। खाना बिल्कुल स्टिक नहीं होगा। दिस इज़ एन एक्सटेंडेड टिप फ्रॉम द प्रीवियस वन। जब भी आप सब्ज़ी कढ़ाई में बनाते हैं और आप किसी काम में बिजी हों और उस वजह से सब्ज़ी अगर कढ़ाई में स्टिक कर जाती है तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। जब भी आप सब्ज़ी चला रहे होते हैं तो उसे पूरी की पूरी कढ़ाई में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करिए, कुछ इस तरीके से, ना कि उस पूरी की पूरी सब्ज़ी को समेट करके आप एक पहाड़ जैसा बना दें। यही एक कारण होता है जिसकी वजह से फ्लेम सिर्फ नीचे की तरफ लगता है और सब्ज़ी हमारी नीचे से जलने लगती है। जब भी आप बीच बीच में इंटरवल पर सब्जी को चलाते हो और लिड में जो पानी हो वो आप एज इट इज़ कढ़ाई में जाने दीजिए। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सब्जी बनाते टाइम उसे स्टिक होने से बचाता है। और अगर आपकी सब्जी फिर भी थोड़ी सी स्टिक हो जाए तो गैस को सिम ना करें, उसे कम्प्लीटली ऑफ करके सब्जी को निकाल करके काउंटर टॉप पे रख दें, थोड़ा सा कूल होने दीजिए। जब वो हम स्टोव के ऊपर रखते हैं तो उसका मतलब है कि सब्जी हमारी फिर भी थोड़ी बहुत जो गर्म आंच है उसकी वजह से पक रही है। जब एक बार इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए तो इसे वापस आप गैस पे रख करके अपनी सब्जी को कम्प्लीटली कुक कर सकते हैं। फिर आपको एकदम सॉफ्ट और फूली रोटी चाहिए तो उसके लिए आटे में थोड़ा सा घी या कोई भी वेजिटेबल ऑयल ज़रूर ऐड करें और आटे को गूंदते टाइम ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इसमें एक साथ बहुत सारा पानी ना ऐड कर रहे हों। रोटी बनाने के लिए आटा थोड़ा सा इलास्टिक की तरह खिंचना चाहिए, थिन होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छोटे छोटे बॉल्स बना के आटे को अलग करते जाएं। और अगर आपको आटा गूंदना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा मथने की या गूंदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा रॉ गूंद लें और इसको कुछ इस तरीके से किसी और बर्तन में निकाल करके साइड में रख दें।
और हाँ, हमेशा आटा रोटी बनाने के आधे घंटे पहले लगा कर के रखिए। इसको सेट होने दीजिए। जब आप रोटी बनाने के लिए इस आटे को वापस से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी हो जाएगी और रोटियां एकदम सॉफ्ट और फूली हुई बनेंगी। This is all for today's video, and I really hope you are going to find all these kitchen tips and hacks useful. If you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. You can also follow us on Instagram and Facebook for more video related updates. I will see you on this coming Wednesday. Till then, enjoy, take care and bye bye.